जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे आप सभी का पुरजोर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम डील करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं इस पॉजिटिविटी के साथ। लेखक कह रहा है हार तब होती है जब उम्मीद दम तोड़ देती है, वरना कोशिश तो रास्ते खुद ढूंढ लेती है। मेरे प्रिय साथियों, हमेशा जो आपका लक्ष्य है, अगर आप अपने लक्ष्य से उम्मीद रखेंगे तो कभी आप हताश नहीं होंगे, हमेशा आप डिसिप्लिन्ड रहेंगे, हमेशा आप कंसिस्टेंट रहेंगे। तो याद रखिएगा कि अपने लक्ष्य से हमेशा उम्मीद बनाए रखें, आपकी हार कभी नहीं हो सकती। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 3 साल के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, मतलब एमडी बनाया गया है जिन्हें, एसबीआई के। ठीक है, याद रखिएगा कि बैंकिंग के एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर जिस एग्जाम में इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस एग्जाम के लिए भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राम मोहन राव अमरा जी को बनाया गया है एसबीआई का नया एमडी। ठीक है, तो आंसर दिया है प्यारे बच्चों ने कि कल्याण साहू, राम मोहन राव अमरा, वेरी गुड। यामिनी चंदेल ने भी सही आंसर दिया है, राम मोहन अमरा, वेरी गुड। शशि टंडन ने भी राम मोहन राव अमरा कहा है। संतोष भगत, राम मोहन, अच्छा संतोष भगत ने राम मोहन कहा है, ये कोई पहचान वाले हैं क्या आपके? ठीक है, खैर चलो, वेरी गुड, सही आंसर है। सूर्या ठाकुर ने कहा है राम मोहन राव अमरा, वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अपनी कंसिस्टेंसी ऐसी बनाए रखो और वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए जाने उपभोक्ता दिवस के बारे में। ठीक है, देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि हर साल 1986 में इसे स्टार्ट किया गया था उपभोक्ता संरक्षण के लिए। मेरे प्रिय साथियों, उपभोक्ता संरक्षण इतना इंपॉर्टेंट है वर्तमान में, जिस हिसाब से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, जिस प्रकार से ऑनलाइन ठगी की जा रही है, जिससे मतलब कहा जा सकता है कि मध्यम वर्गीय परिवार और आपका गरीब जो जनता है उसको लूटा जा रहा है। तो इसके लिए ये उपभोक्ता फोरम बनाया गया है, इसलिए उपभोक्ता की जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ख़ास तौर से हर एक उन त्रुटियों को बेहतर तरीके से इस दिवस के अवसर पर जो है मतलब समारोह आयोजित करके, कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सिखाया जाता है कि आप इस प्रकार की गलती ना करें। अगर कोई फॉल्स कॉल आ रहे हैं, किसी प्रकार से अगर आपको आपके यूपीआई पिन्स वगैरह मांगे जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से सतर्क रहिएगा, बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। तो याद रखिएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? तो आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्लियर है। और हाँ, अगर वैश्विक स्तर से बात करें तो वैश्विक स्तर पे मतलब कि वैश्विक स्तर में मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, है ना, उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, चले आगे। इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित कराया गया था? तो बता दूं, विश्व स्तरीय दूसरा सबसे बड़ा मोबिलिटी आपका ग्लोबल एक्सपो आयोजित कराया गया था दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसका कराने का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी 4 व्हीलर्स व्हीकल्स हैं और जो है आपका कहा जा सकता है कि जितने भी कार है, उन इंडस्ट्री को एक्सपो लगाया गया था और सब चीज़ों के बारे में जो है, कार के बारे में, ऑटोमोबाइल के बारे में, ऑटोमोटिव्स के बारे में जो है इसमें आपको अवगत कराया गया था। ठीक है, तो वैश्विक स्तर में दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका ये एक्सपो बना है। ठीक है, 3 स्थानों में ये एक्सपो बनाया गया था, भारत मंडपम, यशोभूमि, इंडिया एक्सपो सेंटर, मार्ट में ये सभी आयोजित कराए गए थे। उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे आपका एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक, वाईवे मोबिलिटी ईवी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं मेरे प्रिय साथियों, उसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वर्तमान में। क्यों दिया जा रहा है जोर? कि जो हमारे गैर परंपरागत ईंधन है
जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, ये कभी ना कभी जो है वैश्विक स्तर पे या दुनिया से ख़त्म हो जाने हैं, है ना। तो इसका संरक्षण संवर्धन ज़रूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक जो है, जो हम कहा जा सकता है, जो पवन ऊर्जा से इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जा रही है, बांध, डैम, एनीकट्स के माध्यम से जो आपका मतलब इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जा रही है, तो इन सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है वैश्विक स्तर पे। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी जो है प्रारंभ हो चुकी है इस क्रम में। जैसे कि आपका सिटी बसेस नई दिल्ली में वो प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और हर जगह वैसे रोड बनाए जा रहे हैं ताकि उसको चार्जिंग की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं भी जो है अपने बसेस को चार्ज कर सकते हैं, है ना। और आप आसपास ई रिक्शा भी देख रहे होंगे कि काफ़ी जो है फ्लुएंट वे पे आसपास जो है वो घूम रही है। तो बहुत अच्छा ये कहा जा सकता है एक कदम है वैश्विक स्तर पे, ठीक है। चले आगे। दिसंबर 2024 में थाईलैंड द्वारा वर्चुअली आयोजित 24वीं बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है जयदीप मजूमदार जी ने, ठीक है। श्री जयदीप मजूमदार जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। अब ये बिम्स्टेक क्या है, तो आसान भाषा में समझे तो ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय भारत, मतलब कि पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर इंडिया। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, उनका एक ये समूह है, एक संगठन है, जो कि मुख्य रूप से ये इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक सहयोग के लिए बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में एक पहल है, जिसका मकसद बंगाल की खाड़ी में सटे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, है ना। 7 सदस्य देश हैं इसके, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका और थाईलैंड है। और जो आप कह सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव रहे हैं जयदीप मजूमदार जी, ये इसका प्रतिनिधित्व किए थे बिम्स्टेक सम्मेलन का, ठीक है। चले आगे। चलो, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसने किसने किया है? तो मणिपुर और उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ये दोनों राज्य हैं जिन्होंने एक भारत और श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में MOU साइन कर लिया है। क्यों साइन किया मेरे प्रिय साथियों? समझना आसान भाषा में, एकदम शॉर्टकट में बताया जाए तो 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चालू किया गया था। किस लिए चालू किया गया था? कि जितने भी भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन दोनों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक और कहा जा सकता है सामाजिक आदान प्रदान बेहतर तरीके से हो सके, एक दूसरे के सभ्यता को बेहतर तरीके से समझ सके, एक दूसरे के व्यापार को बेहतर तरीके से समझ सके, एक दूसरे राज्यों के बीच के जो सामाजिक वातावरण है उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके, इसलिए ये कार्यक्रम चालू किया गया था। 2015 से चालू किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर सरकार ने ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। भारत के विविध, अगर हम देखें इसका उद्देश्य, भारत की विविधता में एकता का जश्न मनाना, जैसे कि मैंने बताया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी और कहा जा सकता है सांस्कृतिक पहलुओं को एक दूसरे के साथ साझा करना, ठीक है। तो लोगों के बीच में भावनात्मक बंधन को मजबूत करना, 1 साल तक चलने वाली योजनाबद्ध गतिविधियों और जुड़ावों के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, है ना। मतलब मान के चलिए कि अगर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चल रहा है, ठीक है। अब ये महतारी वंदन योजना के तहत क्या है कि जो विवाहिक महिलाएं हैं उन लोगों के खाते में 1000 रुपये आएंगे, ठीक है, जो कि आपका गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो उन लोगों को क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ दे रहा है। वैसे ही अगर छत्तीसगढ़ के बाजू में जाएंगे तो महाराष्ट्र भी है, तो महाराष्ट्र में भी जो है ये महतारी वंदन योजना जैसा योजना चल रहा होगा। तो वो योजनाओं में क्या करना? परस्पर तालमेल स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना मुख्य उद्देश्य रहेगा, ठीक है। जुड़े गए राज्यों की समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को प्रदर्शित करना, साझा करना, साझा पहचान करना। जैसे मान के चलिए कि अगर शेड्यूल ट्राइब्स
अगर मान के चलो एक जनजाति का मैं नाम लिख देता हूं यहाँ, उरांव जनजाति, ठीक है। अब वही आया तो वही लिख देता हूँ, उरांव जनजाति, है ना। उरांव जनजाति मेरे प्रिय साथियों छत्तीसगढ़ में भी निवास करती है, झारखंड में भी निवास करती है और उड़ीसा में भी निवास करती है ना। ये 3 जगह में ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। अब ये उरांव जनजाति के जो कहा जाएगा लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है। तो इन दोनों की संस्कृति आपस में मेल खाती है, तो इनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? बताओ भाई बहनों, किया जा सकता है ना कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है ना। तो मेरे प्रिय साथियों ये सभी परंपराओं को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए ये एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को लागू किया गया था। यहाँ पर सारी डिटेलिंग है, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करें, EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, देश की विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जैसे मैंने शुरू में बताया, सांस्कृतिक भाषाओं मतलब सांस्कृतिक क्षेत्र में, भाषाओं के क्षेत्र में, परंपराओं के क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करना, सहयोग देना, बातचीत करना, उसको प्रोत्साहित करना, विविधता में एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, साझा पहचान को बढ़ावा देना, सीखना और सर्वोत्तम अभ्यास करना। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हम सहयोग कर रहे हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल थी 2015 में। अब इम्प्लीमेंटेशन देखने को इसमें मिल रहा है, ठीक है। किस यूरोपीय देश ने दिसंबर 2024 में भारत से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा वापस ले लिया? देखो भाई, ये यूरोपीय देश है जिसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड। अब हुआ क्या कि टैक्सेशन का इशू आया है ना। अब ये टैक्सेशन का इशू क्या है, तो ये संस्था है मोस्ट फेवर्ड नेशन जिसे कहा जाता है। ये टोटल 164 सदस्यीय देश हैं इसमें, और इनका जो कहा जा सकता है आपस में संगठनों का या देशों का साझा है कि हम मान के चलो कि व्यापार हो रहा है भारत में, स्विट्जरलैंड का कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, तो उससे जो टैक्स लेना है वो एक मिनिमम टैक्स क्या कर दिया गया है, प्रॉपर कोट कर दिया गया है, ठीक है। अब वैसे ही भारत का व्यक्ति स्विट्जरलैंड में व्यापार कर रहा है तो वो भी एक टैक्स है, सिमिलर टैक्स जो है कोट कर दिया गया है। अब इन टैक्सों के बीच में जो है कभी भी कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन स्विट्जरलैंड में जो भारतीय व्यापारी हैं, तो स्विट्जरलैंड ने ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का खिताब उसको मिला था उसको वापस ले लिया है और टैक्स का क्राइटेरिया वहां पर बढ़ा दिया है। भारत में भी उसके टैक्स का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा। जैसे कि न्यूज़ में आपने देखा होगा, स्विट्जरलैंड से भारतीय कंपनियों का झटका जो है वो भारत में भी स्विट्जरलैंड की अगर कोई कंपनी होगी तो उसको भी झटका होने वाला है। लेकिन मसला ये है कि जो इस सभी सामंजस्य को कहा जा सकता है, सभी क्रियाओं को बेहतर तरीके से आपका इम्प्लीमेंट करता है, बेहतर तरीके से अगर इसको साझा को बरकरार रखता है तो वो देश कहलाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। लेकिन स्विट्जरलैंड ने ऐसा नहीं किया। अब नहीं किया तो वो अपना नाम वापस ले लिया उसने, और भारत में मतलब जो स्विट्जरलैंड में काम करने वाले जितने भी व्यापारी हैं उनको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। भारत भी इसकी नियमावली को तैयार करेगा, ठीक है। चलो, कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना को 2 युद्धपोत नीलगिरी और सूरत उपलब्ध करा रहा है? देखो, मंझगांव डाक शिपयार्ड जो है, मंझगांव डाक शिपयार्ड, ये जो है भारतीय नौसेना का आपका जो शिपयार्ड है, ये प्रॉपर जो है भारतीय नौसेना को 2 युद्धतोप दे रहा है। स्वनिर्मित मतलब कहा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत के तहत, मतलब भारत के द्वारा ये निर्मित है स्वयं का, और ये जो है हमारे लिए काम करेगा समुद्री क्षेत्रों में, ठीक है। क्या क्या नाम है? युद्धपोत, नीलगिरी और सूरत, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक की अध्यक्षता की है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही इसकी अध्यक्षता करेंगी, है ना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की है, और मतलब जीएसटी के बारे में अवेयरनेस फैलाया है और
कहा जा सकता है कि क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, क्या नहीं किए जा सकते हैं, इसमें लोगों के सुझाव लिए हैं। ऐसा कोई प्रमुख मतलब कहा जा सकता है कि चेंजेस नहीं है इसमें कुछ, है ना। चलो, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने राजस्थान के जैसलमेर में स्टार्ट किया, मतलब इसकी अध्यक्षता की जीएसटी परिषद की। और जीएसटी के बारे में बात करें, जीएसटी परिषद की बात करें, या केंद्र और राज्यों की संयुक्त मंच होती है, जिसमें आपका 33 सदस्य होते हैं टोटल, लिखाया होगा यहाँ, जिसमें 2 सदस्य केंद्र से होते हैं और 31 सदस्य राज्य के होते हैं। ठीक है। संविधान के आर्टिकल 279A में इसका प्रावधान है, जिसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 101 नंबर का, मतलब 101वें संविधान संशोधन के तहत इसे हमारे भारत के संविधान में लाया गया है। अब ये जीएसटी परिषद जो है, जो परिषद बनाई जाएगी, जो कि संविधान में जिसका उल्लेख है, तो अब ये कैसी निकाय हो गई, तो ये हो गई संवैधानिक निकाय। प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। 2016 में 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। अगर इसमें बात करें कि निर्णय कैसे लिया जाता है, तो 3/4 बहुमत से इसका निर्णय लिया जाता है। केंद्र के 33% जो है आपके मत होने चाहिए। क्लियर। चलो, अगला है प्रश्न। अच्छा, अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री जी के चौधरी चरण सिंह जी के जो है जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए आयोजन कराया गया था। दिसंबर 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन 11वां शिखर सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मिस्र ने की। ठीक है, सॉरी, अध्यक्षता बांग्लादेश ने की, मिस्र में आयोजित कराया गया था। ठीक है। भारत 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2025 में। भारत जो है वो मुक्केबाजी आपका चैंपियनशिप की भी मेजबानी करेगा 2025 में। क्लियर। पंडित स्वप्न चौधरी जी को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री जी ने, मतलब गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में संरक्षित क्षेत्र परमिट स्टार्ट किया है, क्योंकि घुसपैठिए अंदर घुस ना पाए। ठीक है। गुजरात के मसाली गांव जो है, मसाली गांव है गुजरात का, वो पूर्ण रूप से सोलर कहा जा सकता है, सौर सीमावर्ती गांव बन गया है। क्लियर। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहायक कीटनाशक प्रतिरोधी सूट किसान कवच का निर्माण किया है। ऑस्ट्रेलिया में 50 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन है? आपको देना है इसका आंसर। एकदम क्लियर हो गया है ना। अब मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।